हाँ, यही बता रहे थे, हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले थे, तो मैथमेटिक्स हो गया। पहला क्वेश्चन था कि इसमें 4 क्वेश्चन, चारों एक बार नहीं, कोई एक क्वेश्चन, कभी दूसरा क्वेश्चन, कभी तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ। पहला क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। ये तो बड़ा आसानी से निकाल दिए थे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का झमेला नहीं था, क्योंकि ये चार्ज हेलो, आवाज जा रहा है क्लियर सबको? यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर। ठीक, ओके। हाँ, तो ये दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, वेक्टर का बात था, कंपोनेंट में तोड़े, रिजल्टेंट ऊपर आया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर हम यहाँ से पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछे थे 0 हो, क्योंकि x 0 पुट कर देंगे तो 0 होगा। एक तरीके से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं, यही बताए थे, ये वाला पहला क्वेश्चन। ये दोनों चार्ज है, इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 आया, और यहाँ से भी 0 आ रहा है। अगर x 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब कोई भी चार्ज का कुछ दूर तक फील्ड होता है, फील्ड के बाहर तो E का वैल्यू हर जगह 0 होता है। अब E का क्लास कम से कम 3-4 क्लास हो गया है। अब भी अगर E में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। ऐसे बीच बीच में तो हम उसको एक लाइन का जो डिफिनेशन है आधा मिनट में ही बोला जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। यहाँ 1 कूलम चार्ज रख देंगे, फोर्स ही दोनों लगाएगा, रिजल्टेंट निकालेंगे, वेक्टर की बात है, वही E का वैल्यू निकलेगा, निकाले। दूसरी बात कि हमको ये जो आंसर आया है उससे क्लियर है कि E का वैल्यू P पॉइंट पर x जो है वो x पर डिपेंड करता है। माने जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि यहाँ 0 है, चूंकि बहुत दूर ऊपर चल जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि फील्ड का बाहर हो जाएगा। कुछ न कुछ तो फाइनाइट डिस्टेंस तक ही फील्ड रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों का फील्ड इनफाइनाइट तक रहेगा। ये दोनों पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक अमेरिका में चार्ज ले जाकर रख देंगे तो भी दोनों फोर्स लगा देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका फील्ड के बाहर भी इंफिनिटी पर भी 0 होगा, यहाँ भी 0, बहुत दूर में भी 0। अब यहाँ पर फिजिक्स नहीं, मैथ भी नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज का वैल्यू, चाहे वेलोसिटी ही ट्रेन का कान ले लीजिए, अगर यहाँ 0 है और दूर में जाके भी 0 हो गया तो इसका मतलब है, गारंटी है कि पहले वेलोसिटी बढ़ा होगा, फिर घट के 0 होगी। इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है। कोई भी चीज अगर यहाँ भी 0 है, बहुत दूर पर भी 0 है, तो पहले बढ़ा होगा E का वैल्यू, फिर घट के 0 हुआ होगा। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि बीच में कहीं न कहीं E का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब ये कितना डिस्टेंस पर, x यहाँ से कितना डिस्टेंस पर E का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसके लिए अब क्या करना है, ये भी सिखाया हुआ है। उसका एक ही उपाय है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और जो आएगा उसको 0 के इक्वल करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये u बाई v के फॉर्म में, u बाई v का फॉर्मूला कम से कम देखे होंगे जरूर, जब हम आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले ही थे। तो कुछ अपने भी मेहनत कीजिएगा तभी तो कुछ होगा, ये तो जानते ही हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो u बाई v का क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, फिर इसको यहाँ छोड़ देते हैं v, फिर ये ऊपर वाला को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1, फिर ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, फिर ये नीचे वाला को डिफरेंशिएट करते हैं। यही है फॉर्मूला। तो इसको करेंगे तो पहले पावर का करेंगे,
3/2 इतना का पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 कितना आएगा 1/2। और फिर अंदर वाला को भी डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, एक कांस्टेंट का 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1, अब पावर 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ये 2 कट गया, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, इसको उतार दिए। फिर ये जो है कॉमन है, ये दोनों में देखिए कॉमन निकाल लिए, इतना आया। डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता है, ये कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो का स्क्वायर का सम है। किसी भी चीज का स्क्वायर कीजिएगा, भले वो माइनस ही काइंड रहे, पॉजिटिव होगा, ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये 0 होने का सवाल ही नहीं है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाता है, ये तो खैर कांस्टेंट है। बचा ये, इसी को 0 कर करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आएगा d/2√2 प्लस माइनस d/√2। प्लस माइनस के मतलब कि ऊपर भी मिलेगा, और d/2√2 डिस्टेंस पर नीचे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। हो गया, कितना कर भी लिया होगा हम जानते हैं, लेकिन बस डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने के लिए बोले थे, इतना तो कम से कम जरूर कर लिया होगा, कुछ आगे भी पढ़ लिया होगा, लेकिन हमको तो भाई करके टोटल बता के बताना ही है, ऐसे छोड़ना तो है नहीं। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दी। यहां तक तो हम पिछले क्लास में ही बोल चुके थे। आज अब इसको 0 पहले कर देते हैं, इसमें 0 ये होगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, x इज इक्वल टू प्लस माइनस d/2√2। यहाँ माइनस के मतलब एक पॉइंट ऊपर भी मिलेगा, जो बात ऊपर जाने पर हो रहा है वही बात तो नीचे जाने पर भी होगा। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो लाइन है, ये लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन पर कितना पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इस लाइन पर कितना ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो, तो आपका आंसर क्या होगा 2 पॉइंट। एक यहां से d/2√2 डिस्टेंस ऊपर में मिलेगा सर, और एक d/2√2 डिस्टेंस नीचे भी मिलेगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाने पर जो समझाए वही नीचे जाने पर भी तो वही बात होगा। यहाँ 0 दूर में जाके 0, तो बीच में फिर कहीं मैक्सिमम, मतलब इस लाइन पर 2 ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में आया हुआ है, सोचिए इतना बनाएगा आदमी, टाइम में पास कर जाएगा, कितना क्वेश्चन के आंसर रट जाता है d/2√2, या प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद भी हो जाता है। कैसे मैथ में क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं फॉर्मूला याद किया, मैथ का फॉर्मूला थोड़ी याद किया जाता है, देख देख के बनाते जाइए, वो अपन बहुत सारा प्रॉब्लम बनाइए, उसके बाद वो अपने याद हो। तो उसी तरह से जो बहुत प्रैक्टिस करता है उसको बहुत कुछ ऐसे करते करते याद हो जाता है। तो ये तो आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट P पर हम E का वैल्यू निकाले, ऊपर आया, ऊपर पिछले क्लास में निकाले, आज भी समझा दिए, E का वैल्यू P पॉइंट पर निकाले। अगर इस P पॉइंट पर हम एक चार्ज रख दें, पॉइंट चार्ज माइनस P, तो तब इस चार्ज पर ये दोनों चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों चार्ज के कारण। तो लगता है फिर E भुला गया है, याद दिला देते हैं। E का मतलब
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो मतलब यहाँ वीडियो 1 पॉज हो कूलम गया। चार्ज। नहीं, वीडियो पॉज तो नहीं हुआ है। रुक गया था सिर्फ। रुक गया था, अब ठीक हुआ? यस सर, अभी भी ठीक हुआ? हाँ बोलते रहिएगा, ठीक, कोई बात नहीं, हो अच्छा गया बात सर। है। हाँ हो जाएगा तो ही बोलिएगा, खराब होगा तो ही बोलिएगा, जिससे कि हम आप पर खूब ध्यान दे सकें। एक तो आपको आप लोगों के जो कष्ट है, हम लोग भयानक समस्या जैसा समाचार आ रहा है, लगता है और बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। ठीक रहेगा तो बोलिएगा, नहीं ठीक रहेगा तो भी बोलिएगा, समझ रहे ना? यस सर। कोई इस तरह का, हाँ हाँ ठीक, बोलते रहिए, ठीक। इसीलिए तो हम अलाउ किए रहते हैं कि आप भी बोल सकें। हाँ, तो क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा ये माइनस क्यू चार्ज पर? तो सर इसको क्यू से गुना कर दीजिए। हम के हाँ एकदम सही, कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ई का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब क्यू चार्ज पर फोर्स, क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ बराबर क्यू इंटू ई। लेकिन ये फोर्स इस पर लगेगा किधर? आपकी माइनस क्यू चार्ज रख दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया था सर, उसके अपोजिट लगेगा इस पर फोर्स। हम पे हाँ एकदम सही। अगर प्लस चार्ज रखते तो इतना ही फोर्स ऊपर लगता। अगर अब की हम माइनस, थोड़ा थोड़ा बदल बदल के सब काम करते रहते हैं, जिससे कि आपको ई का वैल्यू, ई किसे कहते हैं वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाइए। निगेटिव चार्ज यहाँ रखे हैं तब फोर्स ई के अपोजिट लग जाएगा, मतलब इस पर फोर्स इधर है। ये दिखाना जरूरी तो है नहीं, ये तो जान ही गए थे ऊपर है, मतलब इस निगेटिव चार्ज को यहाँ रखेंगे पी पॉइंट पर, तो फोर्स नीचे लगे। अब जरा कुछ सोचिए, कितना क्या सोचें? सोचना आपको ये है, सोचना आपको ये है कि सोचना आपको ये है कि वहां पर जो माइनस चार्ज रखे हैं, तो क्या हो? सोचिए पूरा कहानी, क्या हो? नहीं सोच पा रहे हैं? सोचिए, उसको अगर वहां से छोड़ दें हम, तो क्या हो? किसी पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा फोर्स।
एक क्वेश्चन इसमें और है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसका कहानी सुनेंगे, इसका कहानी सुनेंगे। वीडियो गड़बड़ा रहा है ना बीच बीच में? आज यस सर। आज एक मिनट। अच्छा देखते हैं। अभी मेरे तरफ से एक क्वेश्चन सुनिए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल को जो यहाँ रखे, इस पर फोर्स नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा? आप सोचिए, बहुत सोचिए। कितना को सोचने नहीं आता है तो हम फिर बोलेंगे, सोचवाएंगे हम आप। लेकिन आप लोग इतना कुछ पढ़ाई पढ़ चुके हैं, कुछ तो सोच ही सकते हैं। देखिए क्या होगा, इस पर फोर्स नीचे लग रहा है, रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये एक्सीलरेट करेगा, मतलब कि स्पीड गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। इसके वजह से नीचे आएगा। तो नीचे आएगा, जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट पर, यहाँ उस समय इस चार्ज पर फिर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो x 0 तो फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे 0 हो जाएगा तो फोर्स 0। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो रुक नहीं जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं। क्यों सर? क्योंकि यहां से यहां तक आते आते उस चार्ज पार्टिकल में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया है। और आप जानते हैं 9th से थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन 11th में कुछ और जान ही गया जाता है कि जब कोई वेलोसिटी गेन कर लेता है तो फोर्स लगना अगर बंद भी होगा तो वो वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से चलेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और अगर फिर कोई फोर्स लगा तभी वो रुकेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आते रहते तक, इस सब स्प्रिंग में कुछ 11th में कहानी सुनते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वही कहानी यहाँ है। बड़ा इजी है, इतना को तो बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन जिसको नहीं सुना हुआ है सुने बढ़िया से, आराम से, सब बोल रहे हैं। यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, लेकिन फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया है। उसके वजह से वो नीचे जाएगा। नीचे जैसी जाएगा, नीचे जैसी थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, ये दोनों चार्ज उस पर फिर फोर्स ऊपर लगाने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो जा रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है ऊपर, मतलब इसका वेलोसिटी घटते 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 कहीं फिर जो है 0 होगा, लेकिन वहां रुक नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो गया है। बट ये दोनों के कारण इस पर फोर्स अभी भी ऊपर लग ही रहा है। फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यहाँ आएगा तो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां से यहां तक आते आते चूंकि काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है, इसलिए यहां रुक नहीं जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, ये दोनों उस पर फोर्स नीचे लगाने लगेगा। जा रहा है ऊपर, फोर्स नीचे, वेलोसिटी घटते घटते फिर यहाँ 0 हो जाए, मतलब यहां से छोड़िएगा तो ये जिंदगी भर ये ऑसिलेट करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अब सवाल ये है कि इतना तो समझ में आ गया कि ये मोशन ऑसिलेटरी होगा। अब किसी तरह का कोई एनर्जी का लॉस कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये पीरियोडिक भी होगा, जिंदगी भर ये ऑसिलेट करेगा। मोशन ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा और पीरियोडिक। मोशन ऑसिलेटरी होगा और पीरियोडिक होगा, ठीक है।
लेकिन एसएचएम होगा कि नहीं? आप जानते होंगे एसएचएम का अगर एक पेज भी क्लास में पढ़े होंगे, पूरा डिटेल से जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक पेज केवल डिफिनेशन। तो हर ऑसिलेशन को हम एसएचएम नहीं करते, ऑसिलेशन इनफाइनाइट तरह का होता है, लेकिन जिसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x हो जाए, जहां x डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, तब हम कहेंगे कि वो ऑसिलेशन एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस पर फोर्स तो अच्छा एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाई मास। मान ले चार्ज पार्टिकल का मास इतना है, तो एक्सीलरेशन निकालते हैं, इसको मास से डिवाइड करते हैं, क्यू एक्स बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2, पावर 3/2। माइनस साइन यहाँ पुट कर दिया जाता है, ये एसएचएम के चैप्टर का कन्वेंशन है, जो नेगेटिव साइन यहाँ ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मान ले यहाँ है पार्टिकल यहाँ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन ऊपर की तरफ है, और एक्सीलरेशन या फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट a एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, भी हमेशा एक्सीलरेशन नीचे जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, माने डिस्प्लेसमेंट नीचे तो फोर्स ऊपर। तो इस तरह से ये यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन x के अपोजिट में तो लग रहा है, लेकिन जो ये एक्सीलरेशन आया है इसको जरा गौर से देखिए, ये a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x नहीं आया है, नहीं आया है, क्योंकि x नीचे में भी केवल ऊपर में रहता है ना, तो हम कह देते कि यहाँ एक्सीलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नहीं आया, x नीचे में भी। इसका मतलब इसको छोड़ेंगे तो ये मोशन ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, रिपीट करेगा बार बार मोशन अपना, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ये एक वैरायटी में आया था क्वेश्चन, बहुत बार है, घुमा घुमा को बहुत तरह से पूछा है। इसको जेड माना था और जेड इसको यहाँ से यहाँ डी, तो बोला था कि जेड अगर डी से जेड जो है, जेड का वैल्यू है माने एक्स माने एक्स, ये डी से बहुत छोटा नहीं है, तो ये मोशन ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन एसएचएम नहीं हो। एक ऑप्शन था, बाकी दो तीन ऑप्शन और था, गलत भी था। मतलब ये मोशन ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि एसएचएम का ये डिफिनेशन है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एक्स नीचे नहीं आना चाहिए था, केवल ऊपर रहना चाहिए। अब जरा कंसीडर कीजिए, एक बार और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, बहुत बार आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हर पार्ट अलग अलग करके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। हम एक बार क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बता देते हैं। तो अब अगर ऐसा हो कि ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ नहीं, यहाँ से हम छोड़े, यहाँ से माने ऐसे तो भी ऑसिलेटरी होगा। मतलब एक्स जो है वो डी से बहुत कम हो, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को हम रख के छोड़ दें। एक्स अगर डी से बहुत कम हो तो इसको हम, ये बड़ा है, बड़ा का स्क्वायर कीजिएगा और बड़ा, छोटा का स्क्वायर कीजिएगा और छोटा, तो ऐसे केस में इसके तुलना में ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब एक्स डी से बहुत छोटा होगा तब इसके लेकिन इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझते हैं ना, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अकेला है। पिछले ही क्लास में समझाए थे, 11th का बात रिपीट किए थे कि नेग्लेक्ट जब भी होता है तो किसी के कंपैरिजन में होता है। ये बड़ा है, बड़ा की तुलना में ये छूट जाएगा। अगर एक्स डी से बहुत छोटा हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाला तो एक्स रहेगा ही, तो क्या आ जाएगा,
अब देखिए कि क्या ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल का मोशन एसएचएम है कि नहीं? हाँ अब है, क्योंकि अब एक्स नीचे में नहीं, अब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया है। इसका मतलब ये मोशन अब प्रूफ हुआ। तो ये बात समझ लीजिएगा कि इन जनरल अगर पी पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे, मोशन उसका ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। बट इन अ स्पेशल केस व्हेन एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डी, तब ऐसे केस में उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाए। अब ये आ गया इतना क्यू क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, डी का पावर है ये 2 2 कट जाएगा डी क्यू, आइए 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 तो ऊपर चला जाएगा। हाँ तो आ गया a इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू 4 क्यू क्यू एक्स 2 से काट दिए हम पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू। हाँ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देयरफॉर मोशन इज एसएचएम। यही अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर डी, कि अगर एक्स डी से बहुत छोटा हो तो मोशन इसका एसएचएम होगा, प्रूफ कर दिए हम। और इस एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालिए। एसएचएम का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ ए माइनस एक्स को छोड़ के जो भी है यहाँ उसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि बस एसएचएम का यही डिफिनेशन है, फॉर्मूला है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहां से आपको इसका एसएचएम का टाइम पीरियड निकल जाएगा। मतलब जो कांस्टेंट है उसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दें। यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आया है 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू इतना हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, where t is the capital T is time period of SHM, तो टाइम पीरियड हो गया ये आंसर। ये मत सोचिए कि इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, एक ही क्वेश्चन में हम जो अलग अलग एक साल में एग्जाम में आया है 6-7 क्वेश्चन हम बता। कभी तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन केवल आया है, कुछ बनाने नहीं। अभी जो बोल रहे थे उसमें किसी में लिखा कि मोशन एसएचएम ऑलवेज होगा, किसी में लिखा कि मोशन तब एसएचएम होगा जब एक्स डी से बहुत छोटा हो, किसी में लिखा कि मोशन ऑसिलेटरी होगा ही नहीं। तो ऐसे 4 ऑप्शन था, तो उसमें तो कुछ बनाना भी नहीं था, वो तो कंसेप्चुअल हो गया क्वेश्चन। तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। हम लोग इतना पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें बनाना भी कुछ नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ। तो एक्स अगर डी से बहुत छोटा नहीं रहेगा तो मोशन ऑसिलेटरी होगा, पीरियोडिक होगा, ये सब याद रखिएगा। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू डी से बहुत छोटा होगा तब मोशन एसएचएम हो जाएगा, और तब ऐसे केस में उस एसएचएम का टाइम पीरियड ये होगा। एक और क्वेश्चन था एकदम इसी के जैसा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस r है, टोटल चार्ज q है। इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है p, जहां पर कि पूरे
चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। ये सर्कुलर है, सब सर्कल ने बनाए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सर्कल जो है ना, ये बोर्ड पर नहीं है, 3D है ऐसे, मतलब कि आधा बोर्ड के आगे है, आधा बोर्ड के पीछे, ऐसे ऐसे नहीं पर ऐसे, आधा बोर्ड के आगे, आधा बोर्ड के पीछे। जब भी ऐसा कुछ 3D टाइप का दिखाया जाता है तो सर्कल को थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप का दिखाया जाता है, लेकिन है सर्कुलर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, टोटल चार्ज Q है, रेडियस R है, और हमको इस सर्कुलर चार्ज रिंग जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए ये तो बनाए होंगे आप लोग, जो नहीं बनाए बनाइए अभी तुरंत। इसी में इसमें भी 4 क्वेश्चन है नोट्स में देखिए। बाकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद बाकी का 3 क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जो अभी अभी हम लोग बनाए। उसमें जो 4 क्वेश्चन है उसमें पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, लेकिन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन और है वो एकदम सिमिलर है जो अभी अभी हम बनाए हैं। तो पहले तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो चार्ज सर्कुलर रिंग है, बड़ा सा चार्ज है, तो एक टुकड़ा काटना होगा, टुकड़ा के कारण पहले यहाँ निकालना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया वो पॉइंट चार्ज था, उसमें इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/R²। यहाँ पर हम एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किए, DL लेंथ। अच्छा, एक कैलकुलस का कंसेप्ट ये भी है, ये जो छोटा सा हम एक लेंथ कंसीडर किए हैं उसको कभी भी आप dx नहीं मानिएगा, इसका नाम dx मत रखिए। क्यों सर? dx का जनरली मतलब होता है कि जब ये आप x इसको मान लिए हैं तो dx का मतलब होता है कि इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो उसको dx कहेंगे। अच्छा, मैंने x जिधर x माने हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो dx का, हाँ, और अगर इसको y माने हैं यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये dy हो। तो यहाँ तो टुकड़ा इधर काटे हैं, कोई x इधर x एक्सिस के अलावा तो कुछ हम टुकड़ा कंसीडर किए नहीं है, तो नाम के क्या कमी है? dl रख दो, da नाम रख दो, db रख दो, dc रख दो, dd रख दो, de रख दो, कुछ रख दो, dz रख दो, कुछ रखो, लेकिन dx नहीं, क्योंकि dx का मतलब हो जाएगा कि ये x चेंज हो रहा है, जबकि ये x तो चेंज हो नहीं रहा है, हम एलिमेंट तो इसमें काट रहे हैं। हाँ, चार्ड रॉड वाला जो बताए थे उसमें x चेंज हो रहा है, यहाँ से x डिस्टेंस पर एलिमेंट काटे, इसी को छोटा सा आगे बढ़े, इसको देखिए dx लिखना जरूरी है, x को आगे बढ़े, dx मतलब चेंज इन x। जब x ये लिखे हैं तो चेंज इन x मतलब इधर जाएगा x एक्सिस चला। यहाँ एलिमेंट हम दूसरी जगह काट रहे हैं तो उसका नाम की कमी है भाई, कुछ रखे ना नाम, लेकिन dx को छोड़ो। ये कैलकुलस का सिद्धांत को समझिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। समझ रहे हैं बात की? तो सिंबल की कमी थोड़े है, जो मानना है मानिए, लेकिन dx को छोड़ के अगर x कहीं फिगर में आप दिखा दिए हैं तो dx का मतलब होगा कि उसी x को थोड़ा सा चेंज करना है, उसी x को थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन हम यहाँ एलिमेंट जो काट रहे हैं वो सर्कुलर रिंग का एलिमेंट कंसीडर किए हैं, इसीलिए उसका लेंथ हम का नाम कुछ भी रखें बट dx नाम नहीं रखना चाहिए। तो चलो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इस पर चार्ज कितना होगा? पूरा लेंथ इसका 2πr है, पूरा पर चार्ज q है, यूनिट लेंथ पर q/2πr, तो dl लेंथ पर चार्ज हो जाएगा q/2πr इंटू dl। ठीक है, अब इसके कारण इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्योंकि dl का मतलब टेंस टू 0 वेरी स्मॉल, उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं।
अब जो है इसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टीई, ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर यहाँ से लेके एलिमेंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो डी का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई के टुकड़ा पर चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। मतलब ये निकल गया चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टुकड़ा पर जो चार्ज है उसके कारण, पूरे के कारण नहीं निकला अभी, पूरे के कारण अभी हम नहीं निकाले हैं। चलिए ठीक है। अच्छा अब ठीक है ना, स्टेबल है ना थोड़ा सा? सुनाई दे रहा है वीडियो, ये सब स्टेबल है कि अभी भी कट रहा है? स्टेबल है सर। ठीक है सर, स्टेबल है, ठीक। हाँ तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ टुकड़ा काटेंगे तो उसके कारण इधर हो जाएगा। हर एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं, तो इसको इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते, करना पड़ेगा उपाय। और उस उपाय का क्या नाम है? पेयर ऑफ पेयर मेथड के एलिमेंट्स। हाँ एक एलिमेंट एकदम सिमिलर इधर काटेंगे, इसके कारण अवे अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। इसका वैल्यू भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हम जो एलिमेंट का लेंथ कंसीडर किए हैं डीएल, इस डीएल लेंथ पर चार्ज इतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी यही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इस टुकड़ा के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहे। अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल सेम है। अब ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा, डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा, फिर ये डी का कंपोनेंट इस डी का भी डी कॉस थीटा, इधर डी साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, इस पेयर ऑफ एलिमेंट्स के कारण आ गया 2d cos थीटा, और आया किधर, वो डायरेक्शन भी देखिए अलोंग द एक्सिस आया, और ये तो कैंसिल हो गया। नेट की जोड़ा के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आया है और अवे फ्रॉम द सेंटर है। यही इस पर अगर निगेटिव चार्ज रहता तो भी अलोंग द एक्सिस आएगा, लेकिन हो जाएगा टूवार्ड्स द। अब इसी को इंटीग्रेशन करना है, आधा रिंग का ही इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम एलिमेंट्स पेयर में कंसीडर किए हैं। तो यहाँ डीएल 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 आधा रिंग का कारण ही निकालेंगे, पूरे के कारण निकल जाएगा। तो पी पॉइंट पर अब ये डी का वैल्यू जो ऊपर है वो रख दीजिए। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इस ट्रायंगल में देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का वैल्यू भी रख दीजिए और उसको इंटीग्रेशन करके बताइए कितना आता है आंसर।
इसमें वेरिएबल कितना है? जब इसका वैल्यू आप रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डीएल बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब जो इसमें कांस्टेंट है उसको पहले बाहर करना होगा। तो कांस्टेंट इसमें है क्या क्या? यहाँ एक्स भी जो है कांस्टेंट, केवल डीएल बचेगा बस। ये पावर 3/2 नहीं होगा, यहाँ गलती है, ये स्क्वायर है, रूट हटेगा तो बस इतने रहेगा। हाँ चलिए ठीक है। अब ये पावर 1 है और ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है, पावर 1 तो 3/2 हो गया। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट यहाँ एक्स कांस्टेंट है, क्या समझते हैं? कांस्टेंट या वेरिएबल किसको कहते हैं? सर जो वैरी कर सके वो वेरिएबल, जो ना वैरी कर सके वो कांस्टेंट। तो ठीक है, अगर ये दरअसल में ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, माने टुकड़ा हम कहीं भी काटेंगे ये डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। माने ये एलिमेंट कहीं भी काटे ये सब डिस्टेंस तो बराबर रहेगा। एलिमेंट को काटने से, बदलने से, एलिमेंट को बदलने से जो बदल जाए वो वेरिएबल, जो ना बदले वो कांस्टेंट। न कितना के दिमाग में रहता है कि अगर एक्स वाई जेड ये सब है तो वो वेरिएबल है, और अगर आर डी पी क्यू ये सब लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स लिखे हैं। अगर इसके एक्स नहीं लिख के हम इसके जगह पर डी लिख दें तो कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर हम एक्स लिख दें तो वेरिएबल हो जाएगा। मतलब मेरे लिखने के अनुसार कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये तो गलत कंसेप्ट है। इसलिए तो जानबूझ के हम इसमें एक्स लिखे, ये भी सिखाना था आपको कि वैसे कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है। कांस्टेंट वेरिएबल जो जिसका वैल्यू चेंज ना हो, एलिमेंट अलग अलग जगह पर काटिएगा लेकिन जो चीज, जैसे रॉड के केस में एक्स वेरिएबल था भैया, रॉड के केस, क्योंकि जब रॉड वाला बताए थे एलिमेंट यहाँ काटे, ये एक्स है, ये डी एक्स है। अगर हम एलिमेंट यहाँ नहीं काट के आगे काट लेंगे तो एक्स का वैल्यू बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो डीएल कहीं अलग एलिमेंट है, एक्स ये अलग डिस्टेंस है, अलग अलग एलिमेंट काटिएगा तो सब पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ केवल डीएल का ही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ एक्स कांस्टेंट है। बात को समझ गए होंगे। मेरे लिखने से कोई कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होता है, डिफिनेशन होता है। जिसका वैल्यू बदलता हो वो वेरिएबल होगा, जो जिसका वैल्यू नहीं बदले वो कांस्टेंट होगा, ऐसे होता है। इसीलिए यहाँ एक्स जो है कांस्टेंट है, तो केवल डीएल बचा। अब डीएल का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एल हो जाएगा, एल मतलब लेंथ, बट हम इंटीग्रेशन तो आधा का ही करेंगे, डीएल 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 डीएल, ये आधा का इंटीग्रेशन मतलब आधा का लेंथ। डीएल का इंटीग्रेशन एल, आधा का लेंथ पाई आर, मतलब पी पॉइंट पर यूनिफॉर्मली चार्ज
सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीएल का इंटीग्रेशन पाई आर, एल हो जाएगा, एल का फिर आधा लेंथ पाई आर, आधे का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया आंसर, और आया डायरेक्शन इसका इधर, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव रहेगा तो टू बार्स हो जाता सब, ये जो इधर देख रहे हैं वो टू बार्स हो जाता, ये भी टू बार्स हो जाता, तो रिजल्टेंट इधर आ जाता। तो अब हम एक बात याद रखेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग हो या यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, हाँ अब दिख रहा है, ठीक चल रहा है सर। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। पॉज हो गया था, नो सर, ठीक, पॉज नहीं हुआ था सर। उधर ठीक से ठीक, प्रॉब्लम होगा सर। हाँ अच्छा ठीक। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये तो निकल गया, फिर इसके बाद कहानी एकदम 3 भाग, इसमें जो बाकी का 3 क्वेश्चन है उसका कहानी एकदम सिमिलर जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हम बताए हैं, एकदम सिमिलर, हाँ एकदम सिमिलर। क्वेश्चन अलग है लेकिन ये 20, इसका अगला क्वेश्चन 3 का जो है एकदम 100% सिमिलर। पहली बात देखिए कैसे कैसे सुनाते हैं, देखिए आपको लगेगा कि हाँ सिमिलर है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो काम किए हम अभी, ये तो अलग अलग था, इसके पहले वाला में पॉइंट चार्ज था, उसमें इंटीग्रेशन का कोई झमेले नहीं था, इसमें इंटीग्रेशन करके निकला। लेकिन अब जो इसमें और क्वेश्चन है वो एकदम 100% सेम कहानी है। देखिए पहले एक एक करके हम रिपीट भी हो जाएगा और सुन लीजिए, समझ में भी आ जाएगा कि सेम कहानी है कि नहीं। अगर यहाँ पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल दी, इधर आया राइट की तरफ, ठीक है, निकाल दिए, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज अगर सर्कुलर रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, तो उसके कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, यहाँ सेंटर, वो तो ऐसे दिख भी रहा है, सेंटर पर ऐसे कैसे दिख रहा है सर, ये फार्मूले से नहीं दिख रहा है, नहीं ऐसे दिख रहा है। देखो यहाँ अगर हम 1 कूलम चार्ज रखें, इसको छोटा 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 टुकड़ा में बांट दें, इतना के कारण ये रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा ऐसे, टुकड़ा ये इधर रिपेल किया इधर, फिर और टुकड़ा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पर इधर लगाएगा, माने हर टुकड़ा डायमेट्रिकली अपोजिट लेंगे तो कैंसिल हो जाए, इसलिए पूरे रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये बात तो बिना प्रॉब्लम बनाए हुए भी समझा जा सकता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ई का वैल्यू 0 होगा, ये तो बिना प्रॉब्लम बनाए हुए भी जाना जा सकता है। खैर अब यहाँ पर, यहाँ अगर हम 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और इसका फील्ड होगा कुछ दूर तक, मान ले यहाँ तक है, तो फील्ड से आगे जाएंगे तो भी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0, अब बहुत दूर जाने पर भी 0, इसका मतलब साफ है कि ई का वैल्यू पहले बढ़ रहा होगा फिर घट के 0 हो गया, यहाँ भी 0 वहां भी 0, इसका मतलब पहले बढ़ा होगा फिर घट के 0 हुआ होगा।
इसका मतलब कि किसी खास डिस्टेंस पर ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ से एक्स निकालना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करें। अब बताइए क्या लग रहा है आप, 100% सिमिलर है ना बात, ये क्वेश्चन। फिर अगला तीनों क्वेश्चन सिमिलर। तो यहाँ पर हमको फिर डिफरेंशिएट करके 0 करिएगा, एकदम सिमिलर तो है, उसको क्या करें, अभी तो किए थे वो, बस यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर इसी को डिफरेंशिएट किए थे अभी, आर स्क्वायर की जगह पर उसमें था डी स्क्वायर बाई 4, बस यही अंतर था। तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस आर बाई रूट 2, डिफरेंशिएट कीजिएगा, आर बाई रूट 2 इधर भी और आर बाई रूट 2 पीछे भी, मतलब 2 पॉइंट फिर इस लाइन पर एक्सिस पर मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देना है, आंसर आ जाएगा। नोट में से किया हुआ है, लेकिन अभी हम करके भी बताए थे, इसी यही था, देख लीजिए एक्स वाई यहाँ केवल डी स्क्वायर बाई 4 था, प्लस एक्स स्क्वायर को वही उतार भी देंगे तो केवल डी बाई 2 के जगह पर आर लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब तीसरा कहानी, अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दें, इस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट है तो फोर्स लगेगा लेफ्ट, कितना लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, क्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ई का मतलब क्या है, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स, माने यहाँ 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स इतना लगेगा, अगर क्यू चार्ज रख दिए हैं तो उस पर फोर्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको आंसर आया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर। चलो ठीक है, अब एक्स दिया है, यहाँ एक्स भी है, ठीक। अब यहाँ कहानी सुनिए, यहाँ अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, फोर्स की वजह से इधर जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब सेंटर पर आएगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा, एक्स 0 तो फोर्स 0, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है, इसलिए उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से फिर वो पीछे जाएगा। हेलो, ओ अच्छा ठीक, हो गया। यहाँ से यहाँ तक आते आते काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, फिर रिंग के वो पीछे जाएगा, जैसे ही पीछे जाएगा तो ये रिंग उसको फिर नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगा देगा, जब यहाँ आएगा तो इस पर फोर्स पॉजिटिव है नहीं, रिंग पर चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा, इधर फोर्स लगा देगा, जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, वेलोसिटी घटते घटते फिर कहीं 0 होगा, लेकिन वहां हमेशा के लिए रेस्ट में नहीं आ जाए, क्योंकि अभी भी फोर्स लग रहा है, इसलिए फिर ये इधर जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 जब यहाँ आएगा तो फिर फोर्स लगना तो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते वो वेलोसिटी गेन कर चुका है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो फिर इधर जाएगा, जैसे ही इधर जाएगा फिर फोर्स इधर लगेगा, तो इसके बाद जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगा, और उसके बाद तो फिर वैसे ही जिंदगी भर मोशन रिपीट होगा, मतलब ये मोशन ऑसिलेटरी होगा, और ऑसिलेटरी होगा तो यहाँ पीरियोडिक भी हो जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का, लेकिन ये मोशन एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल पर हम फोर्स निकाले हैं वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं है, माइनस तो खैर डाल देंगे, वो एक्स इधर है तो फोर्स इधर है तो वो माइनस तो आ जाएगा, कन्वेंशन है कि अगर एक्स एसएचएम में
कि अगर x और f अपोजिट हो या एक्सीलरेशन और x अपोजिट हो तो माइनस साइन इसमें पुट करना है, नेगेटिव साइन यहाँ ये शो करेगा कि a एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन। a का डायरेक्शन माने फोर्स, ये x इधर तो एक्सीलरेशन इधर है, फोर्स इधर है, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सीलरेशन होता है। तो सब कुछ देख रहे हैं, कहानी सिमिलर है। ये मोशन ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, लेकिन एसएचएम नहीं है क्योंकि नीचे में भी x। अगर x r से बहुत छोटा हो जाता तब ये बड़ा का स्क्वायर कीजिएगा और बड़ा, छोटा का स्क्वायर कीजिएगा और छोटा, मतलब इसके तुलना में ये नेग्लेक्ट होता। अगर x r से बहुत छोटा हो तब मोशन एसएचएम हो जाए, और तब ऐसे केस में उसका टाइम पीरियड क्या हो, तब मोशन तो एसएचएम हो जाएगा। a इज इक्वल टू इसको नेग्लेक्ट करेंगे, माइनस क्यू क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, ये नेग्लेक्ट करें तो आर क्यू हो जाएगा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया प्रूफ। जो बगल में कांस्टेंट है बगलवा में, इसको हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर करेंगे। एसएचएम का डिफिनेशन है, हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। ओमेगा निकालना है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, यहाँ से फिर टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखे बाकी का 3 क्वेश्चन एकदम कहानी से लेकर सब कुछ सिमिलर था। सब कुछ सिमिलर था, कहानी से लेकर सब कुछ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ से रिलेटेड, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो ऐसे लगभग एक ही चीज है। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगा एफ कहते हैं, और कितना भी चार्ज पर जो फोर्स लगा वो एफ, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगा उसको ई कहते हैं, और कितना भी चार्ज पर जो फोर्स लगा वो एफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का आपको अभी प्रॉब्लम बनाना है। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक, हेलो सर। हाँ सर हाँ मैं प्रॉब्लम, सर मुझे एक डाउट है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ से। बोलिए, हाँ सर बोलिए। वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में भेज दिए हूँ सर। सर अच्छा, मतलब बाद में वो देख लेंगे उसको, अभी नहीं देखा जा सकता है, अभी क्लास में नहीं है। ठीक है, ओके सर। बाद में। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ना, ये मनगढ़ंत कहानी है जो फैराडे साहब इसका मैंने इस तरह का मनगढ़ंत कहानी बनाए थे कि जैसे कोई चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, चार्ज के कारण, है ना। ये तो पढ़ चुके हैं, इतना इतना क्लास में भी अगर एक लाइन को नहीं समझे ई क्या है, अभी अकेला पढ़ाए हैं, सब न्यूमेरिकल बताया उसका एग्जाम्पल। नहीं तो बोलिए कि कोई दूसरा डिफिनेशन भी पढ़ाया है 12th का, बोलिए। नहीं, अभी खाली ई पढ़ाए हैं बस।
ई का इतना तलाश, बाकी सब क्वेश्चन था। तो कोई चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां तक दूसरे चार्ज पर वो फोर्स लगा सकता है। बोले फैराडे साहब कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग इमेजिनरी कर्व्स और लाइंस। The electric field in a region can be graphically represented by drawing imaginary curves और lines, और यही imaginary curves और lines को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बड़ा इजी चीज है, थोड़ा सा एक दो एग्जांपल होने के बाद समझ में आएगा, अभी तो सुनना है। वो तो हर चीज में आप लोग को तो जानते हैं ना कि शुरुआत में दिक्कत लगता है, लेकिन बाद में फिर उसको एग्जाम्पल के बाद क्लियर होता है। और जानना क्या है, जब इतना छोटा डिफिनेशन को शुरुआत में आदमी सुना, नया कितना भी आसान चीज क्यों नहीं रहे, लेकिन अगर कोई चीज को हम पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि हम उस समझने कितना आसान, दुनिया का सबसे आसान अब कितना भी टफ क्यों न चीज रहे, उसके बारे में अगर कभी नाम भी पहले कभी सुन चुके हैं, तो ये ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसको लगता है कि हम कुछ जानते हैं। तो ये तो इसीलिए ये भी आसान ही चीज है, लेकिन शुरुआत में तो सुनने में लगेगा ही दिक्कत। एग्जाम्पल होने के बाद, जैसे इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल होने के बाद अब कुछ राहत आया होगा आपको, ठीक लगा होगा आपको। उसी तरह से इसमें भी वैसे ही एग्जाम्पल होने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर है, तो ये जो लाइंस या कर्व्स जो ड्रॉ करना है कॉपी में या पेपर में, तो ऐसे जैसे तैसे ऐसे से नहीं ड्रॉ कर दे, हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नहीं। इसका कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाइड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ सोर्स चार्ज है कोई मान लीजिए, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माने 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो फोर्स इधर लगे। यहाँ मान ले इधर है, तो आपको ऐसा कर्व या लाइन ड्रॉ करना है कि उसके टेंजेंट माने ऐसे ड्रॉ करना है। कोई अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको, ऐसे ये कर्व, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गलत है। क्यों सर? क्योंकि इसमें पहला कंडीशन ये है कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर टेंजेंट तो इधर बन रहा है, और यहाँ दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और आप ड्रॉ ऐसा किए हैं कि उसके कारण टेंजेंट इधर जा रहा है, मतलब आपका ये ड्रॉ किया हुआ चीज गलत है। मान लीजिए कि आपको इस चार्ज के कारण यहाँ फील्ड तो निकालना जाएंगे ना, 3 4 5 लगातार क्लास 3 4 क्लास न्यूमेरिकल बता रहे हैं, शुरुआत से लेके एक दिन रिपीट किए थे तो जान चुके हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस चार्ज के कारण हमको ऐसा ड्रॉ करना है कि उसके हर पॉइंट पर, जैसे ऐसे ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाएगा। अब सोचिए यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर दिए तो टेंजेंट तो इधर चला जाएगा। तो इस कर्व के अनुसार, इस मनगढ़ंत कहानी के अनुसार यहाँ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होना चाहिए, जबकि वास्तविक में इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब ऐसे ड्रॉ करना गलत है। तो सर कैसे, थोड़ा सा सोचो कैसे, तो कैसे ऐसे अगर कर दे तब, हाँ
तब जो है आपका जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो उसका वो टेंजेंट भी उधर ही जाएगा। मतलब कि आप जो न्यूमेरिकल इतना बनाने के लिए सीखे, तो आप तो ये बता सकते हैं ना कि कोई चार्ज अगर है, पॉइंट चार्ज है, 2-3 पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, तो उसके कारण कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, कुछ तो सीख लिए हैं। अब उस फॉर्मूला के अनुसार से जो डायरेक्शन आएगा, और आप जो मनगढ़ंत वहां कर्व या लाइन जो ड्रॉ कीजिएगा, उस पर जो टेंजेंट होगा वो मैच करना चाहिए, उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में आना चाहिए। ये ठीक है? कुछ ऐसे कोई किया तो गलत। पहला कंडीशन क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of the curve or line gives the direction of electric। या ऐसे कह सकते हैं, एक और चेक करने का तरीका है कि अगर आप ये ड्रॉ किए, मान लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किए, यहाँ टेंजेंट किधर है, इधर, यहाँ पर अगर रेस्ट चार्ज को छोड़े रेस्ट से, तो यही डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये आपका गलत किया हुआ है। दो तरीका है। मतलब कि आपको किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाना चाहिए, जैसे तैसे नहीं ड्रॉ करना है। अभी देखिए एक भी एग्जांपल ने बताए हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा कम समय, कोई बात नहीं, लेकिन कितना हो सकता है पहले बार विदाउट एग्जांपल भी एक दो स्टूडेंट ऐसा होता है, समझ जाता है, और उसको न्यूमेरिकल बिना एक दो एग्जांपल के बन भी जाता है, लेकिन वैसा कम होता है। पर कोई बात नहीं, हम एग्जांपल भी बताएंगे। अभी तो केवल डिफिनेशन बता रहे हैं, एग्जांपल हम कल बताएंगे। दो कंडीशन अभी खाली बता देते हैं। एक डायरेक्शन मैच करना चाहिए, जो न्यूमेरिकल से मेरा डायरेक्शन आ रहा है, और जो मनगढ़ंत इमेजिनरी कर्व जो ड्रॉ किए हैं उसमें टेंजेंट जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जो हमको न्यूमेरिकली आ रहा है। अगर वैसा नहीं हुआ तो वो कर्व या इमेजिनरी लाइन जो बनाए तो इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कोई चार्ज के चारों तरफ कोई लाइन वगैरह नहीं होता है या कर्व नहीं होता है, पर उसका भी नियम और कानून है, जैसे तैसे नहीं बना देना। अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कंडीशन है सर? हाँ, मैग्नीट्यूड के जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वहां जैसे मान लीजिए ऐसे ड्रॉ किए, कटना नहीं चाहिए, कटना भी नहीं चाहिए। कटना क्यों नहीं चाहिए? अपने से सोचो, कटना नहीं चाहिए क्यों? अपने से सोचो। अगर दो गो कर्व ये लाइन कट कर गया, इसमें एरो भी डाला जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट तो इधर भी होगा इधर भी होगा, एरो डाला रहेगा तब फिक्स रहेगा कि नहीं इधर वाला हम डायरेक्शन लेंगे, इधर एरो डाला रहेगा तो इधर वाला लेंगे। तो इसलिए जो इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करेंगे उसमें एरो भी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट का दो दो डायरेक्शन होगा, इधर भी, तो वो निश्चित करने के लिए कि किधर होगा उसके लिए एरो डालना। ठीक है, तो ये दो कट कर गया तो ऐसे देखिए, आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, एकदम आराम से। सर जहां कट किया नहीं वहां तो दो गो टेंजेंट हो जाएगा, एगो इस कर्व पर, हाँ, एक इस कर्व पर, हाँ। और अभी आप बोले कि टेंजेंट के लॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, मतलब इस पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन, ये कैसे होगा? माने आप टेस्ट चार्ज को छोड़ेंगे तो वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये कैसे होगा? आपको छोड़ेंगे तो आप यहाँ से पकड़े हुए हैं, छोड़े तो आप दानापुर भी जाइएगा, स्टेशन की तरफ भी जाइएगा, भला ये कैसे होगा? इसका मतलब इसे देखिए, अपने से देखिए, धीरे धीरे सोचने लगिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए तो सोचने लगिएगा। बड़ा आसान चीज है, इसमें तो और कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, केवल ये इमेजिनरी कर्व या लाइन से है, तो केवल डायग्राम से रिलेटेड ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इसमें बस। तो इसीलिए कट क्यों नहीं कर सकता है, कुछ समझ में आया? क्योंकि जिस पॉइंट पर अगर दो को कटवा दिए आप, उस पॉइंट पर दो दो टेंजेंट बन जाएगा। दो टेंजेंट बनने का मतलब है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाए, मतलब वहां टेस्ट चार्ज छोड़ेंगे तो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। ये कैसे संभव है?
कैसे समझ? खैर वो तो फिर हम रिपीट करेंगे, लेकिन पहले दूसरा कंडीशन बताते हैं। अगर हम ऐसे एरो डाल दी यहाँ पर और कट नहीं करेगा, तो यहाँ पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास है, यहाँ अब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि बी पॉइंट? तो बी पॉइंट। मतलब ये फैराडे साहब बोले कि जहां मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वहां पर नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, जितना बड़ा एरिया यहाँ कंसीडर कीजिएगा उतने बड़ा एरिया यहाँ कंसीडर कीजिए। लेकिन एरिया कैसे कंसीडर कीजिए? ऐसे नहीं तो सर कैसे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ भी ऐसे, उतने बड़ा एरिया। अगर यहाँ से ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जहां कम लाइन क्रॉस कर रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम। कितना को बहुत ख्याल आता है इसमें भी, वो आपको जवाब ऐसे मिल जाएगा। हम जानते हैं क्या ख्याल आता है। कितना कहेगा सर आप ऐसा ड्रॉ किए ना, हम अगर मान ली जाए ऐसे ड्रॉ करते हैं या ऐसे दिया हुआ है मान ली क्वेश्चन, आप बोले कि यहाँ एरिया कंसीडर जितना बड़ा यहाँ उतना बड़ा यहाँ, तो चलिए हम इतना बड़ा एरिया कंसीडर किए, यहाँ और छोटा कंसीडर किए, इतना बड़ा लीजिए, परपेंडिकुलर कंसीडर किए हैं, ऐसे नहीं ऐसे भी किए हैं, लेकिन ऐसे तो कॉपी पर दिखा नहीं सकते हैं। जैसे आप बोले वैसे किए, लीजिए किए, को ने पास कर रहा है। जब एक लाइन भी यहाँ से पास नहीं कर रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। हम की नहीं, तो अभी तो बोले नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां से ज्यादा लाइंस पास करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जहां पर यूनिट एरिया कम पास करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। बस ये दो कंडीशन। हाँ ये बोले, हम बोले तो फिर यहाँ जो एरिया बनाए तो यहाँ तो को ने पास कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। हम कहे है यहाँ ले। ये फैराडे साहब बोले कि इसमें एक मजबूरी है, एक डिमेरिट, कि अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी 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 है, यहाँ भी, यहाँ भी है। कितना लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप? रंग दीजिए इसको, रंग दीजिए ऐसे ऐसे, कितना ड्रॉ करेगा? तो पूरा डिमेरिट हो गया तो इसका तो कोई काम ही नहीं लगी। लाइक फिर भी काम है। बोलने की कहने का मतलब है इसमें इसमें जो कितना लाइन ड्रॉ किया जा सकता है तो इनफाइनाइट। अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इसमें रिलेटिव देखना होगा, रिलेटिव। और एरिया आप कुछ और ज्यादा लाइन बना करके रिलेटिव देखिए, इसमें ये एक डिमेरिट है। लेकिन फिर भी एक डिमेरिट को छोड़ करके अगर थोड़ा बड़ा एरिया कंसीडर करें, जिससे कि इससे से भी लाइन कुछ पास हुआ, इससे भी पास, दोनों जगह से, लेकिन इक्वल एरिया बनाएंगे, ऐसा करना हो। इतना छोटा एरिया नहीं बनाना होगा कि जो हम ड्रॉ किए हैं वो उसमें से को पास नहीं, क्योंकि हम उतना लाइंस इसमें ड्रॉ कर नहीं सकते। क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक, सुनिए, जहां यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है पर यहाँ से लाइन पास नहीं किया, कितना करवाएं? वीडियो पॉज हो रहा है। ठीक है सर। नो सर, उसका कितना हम नेटवर्क इशू करवाएं? सर ठीक है वीडियो। ठीक है ठीक है, ऐसे भी आप बस लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितना लाइन ड्रॉ करें, ये इसमें डिमेरिट। अब देखिए ये समझाते समझाते जो बढ़िया से ध्यान से सुनता है उसको मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है। झट से उठ क्लास में रहेगा, झट से हाथ खड़ा होकर पूछेगा सर यहाँ पर लाइन नहीं पास किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम कहीं बैठो, अभी पूरा कहानी मेरा खत्म नहीं हुआ है। कहानी खत्म हो जाने के बाद भी बच जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, फिर पूछ लेना। ये सब हम जानते हैं कि क्या क्या आता, मेरे दिमाग में नहीं आता था, हम पढ़ते थे तो। इसलिए हम भी तो उस दौर से गुजर चुके। ये डिमेरिट देखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है
वहां से लाइन अवश्य पास नहीं करेगा। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ से लाइन पास करवा दीजिएगा या कर्व, यहाँ टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। एक बात बताइए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही 0 है, वहां डायरेक्शन कहाँ से होगा? वेक्टर पढ़े हैं, 0 वेक्टर, डायरेक्शन मीनिंगलेस। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, वहां से गारंटी लाइन पास नहीं करेगा या कर्व पास नहीं करेगा। लेकिन जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं पास कर रहा है, वहां गारंटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सही कि गलत? गलत। जहां इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहां से गारंटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास नहीं करेगा। सही कि गलत? सही। सही। अब जहां से पास नहीं कर रहा है, वहां गारंटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सही कि गलत? गलत। 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 हाँ, कितना बनाए हैं, कितना बना, ये डिमेरिट है। इसीलिए बीएससी में गलत पढ़ा जाता है, उसमें लाइन नहीं पढ़ा जाता है, उसमें लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है ट्यूब्स। इसे पूरा रंग दिया, ट्यूब बना दिया। तो खैर हम लोग को तो पढ़ना नहीं है, वो सब जो पढ़ना है वही ना हम बात करेंगे। हमको तो बस जो आपका सिलेबस में जो एनसीईआरटी में उसको डिटेल से चला जाना है बस, बट हायर में नहीं घुसना है। कितना पूछता है तब बोल देते हैं, तो आपका पूछना काम है। आपको क्या पता है कि ये जो पूछ रहे हैं वो आपके बाहर का चीज है कि आपके सिलेबस के अंदर का चीज है, इसलिए आपको पूछना तो पूरा फर्ज है, पूछिए, बेशरम होगा। तो ये डिमेरिट है, हालांकि पहले ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है जो आप पूछना चाहते हैं वो हम अभी बोलना ही चाह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है। तो अब कल इसको हम और डिटेल से, अभी तो खाली कंडीशन बता के छोड़ दिए, अब एग्जाम्पल बताएंगे, और एग्जाम्पल में ये दोनों कंडीशन को फिर बोलेंगे। मतलब आपको कितना कहता है सर एक बार रिपीट, अरे चिंता मत करो, जो यहाँ पर जो एक महीने जो पढ़ लेता है वो जान जाए, उसके बाद वो बोलना ही बंद कर देता है रिपीट के सवाल, क्योंकि वो जान जाता है कि इतना बार रिपीट होता है उसका ठिकाने नहीं। तो फिर इसको जब हम एग्जाम्पल बताएंगे, हर एग्जाम्पल में, अभी मान लीजिए ई का कोई प्रॉब्लम बनाने लगेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो, फिर से कादू को कोई पूछा बताइए, फिर ई का डिफिनेशन बोलेंगे। हम बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि जब तक आप उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा, उसको बार बार याद नहीं कीजिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा नहीं, तब तक ज्यादा दिन तक याद नहीं रहे। मेरे से सुन के समझ के पढ़िएगा तो बस 1 दिन 2 दिन तक याद रहे। कोई भी चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब में ये चीज होता है। अगर आप सीख लिए हैं तो आप बस उसको मेहनत कीजिए इतना कि उसको मेंटेन करते। मेंटेन मतलब वो जब भी हमको 4 महीने बाद भी पूछे तो वो चीज जो सीख चुके हैं वो हम बता सके। बस आपका यही कर्म है, यही काम कीजिए बस। ठीक है, अभी हम 11th के लिए जुड़ेंगे 5 मिनट के बाद।